हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक विच इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है इकोनॉमिक प्लानिंग, क्या ज़रूरत रही इकोनॉमिक प्लानिंग की, कब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करना शुरू किया और किस तरह से किया, डायरेक्टिव प्लानिंग करी या कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करी। फिर हम देखेंगे कि इंडिया ने जो प्लानिंग की उसके क्या क्या गोल्स रहे, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स। फिर उसके बाद हम फीचर्स देखेंगे कि किस तरह की प्लानिंग इंडिया ने की, और लास्ट में हम क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे कि इंडिया की प्लानिंग के क्या अचीवमेंट्स रहे और क्या फेलियर्स रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन के साथ। सवाल ये उठता है क्या होती है इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग कंट्री के रिसोर्सेज को अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करना होता है। जनरली हम इकोनॉमिक प्लानिंग हर एक चीज़ के लिए करते हैं, मतलब घर के लिए भी अगर आप एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं, एक हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक प्लानिंग है। आप अपनी पॉकेट मनी को कहाँ कहाँ खर्च करना है इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी इकोनॉमिक प्लानिंग है। लेकिन यहाँ पर हम नेशन की बात कर रहे हैं, एक कंट्री के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब होता है। तो प्लानिंग कमीशन ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। देखिए, नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग हमें हमारे रिसोर्सेज को यूज करना है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट वाज द नीड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। Now let's discuss what was the need of economic planning in India. तो बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब इंडिया एक स्टेगनेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी था। इंडिया वॉज अ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। स्टेगनेंट क्यों था? स्टेगनेंट इसलिए था क्योंकि इंडिया की जो नेशनल इनकम की ग्रोथ थी, वो थी 0.5%। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतनी कम नेशनल इनकम ग्रोथ रेट होना एक स्टेगनेंट इकोनॉमी का साइन है। और इंडिया एक बैकवर्ड इकोनॉमी भी था। क्यों? बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्शन। इकोनॉमी के लेवल पे आउटपुट प्रोडक्शन एक ही बात है, लो लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया को प्लानिंग की जरूरत थी। इसी के साथ इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बहुत ज्यादा हो गया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ ये कॉन्सेप्ट है जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपनी बुक में, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे अन ब्रिटिश का क्या मतलब है? देखिए, ब्रिटिश रूल के टाइम ब्रिटिश माना जाता था जो चीज अच्छी हो, जो चीज एलिगेंट हो, सभ्य हो। और उन्होंने अपनी बुक में ये प्रूफ किया था कि ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में ब्रिटिश नहीं अन ब्रिटिश रूल था। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा हो गया, यानी इंडिया की जो वेल्थ है वो बाहर जा रही थी। ब्रिटिशर्स यही तो करने आए थे, देश को लूटने के लिए आए थे, इन्वेडर्स थे। तो उन्होंने वेल्थ को बहुत ज्यादा बाहर लेके गए। इसके लिए उन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच भी अपनाई थी। उन्होंने क्या किया? इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और इंडिया में फिनिश्ड गुड्स लाकर सेल करते थे। जैसे रॉ मटेरियल्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉटन एंड इंडिगो यहां से लेकर गए और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में बने हुए क्लोथ्स इंडिया लाकर सेल करती है। तो उससे क्या हुआ? इंडिया की वेल्थ बाहर जा रही है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि हम इकोनॉमिक प्लानिंग किस किस तरह से कर सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग की। तो देखिए, टाइप्स ऑफ प्लानिंग में दो तरह की प्लानिंग हमारे पास होती है। फर्स्ट इज डायरेक्टिव प्लान। डायरेक्टिव प्लानिंग, डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता।
गवर्नमेंट सिर्फ इतना इंश्योर करती है कि जो मार्केट के डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं वो आपस में इस तरह से चलें कि मार्केट में इक्विलिब्रियम बना रहे। तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल नहीं होता इसमें, नो डायरेक्ट रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो रोल किसका होता है इकोनॉमी को चलाने के लिए? प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर dominates the economy, dominates the economy। दूसरा हमारे पास टाइप होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या होता है? गवर्नमेंट डायरेक्टली इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डायरेक्टली इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती है, यानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है। जैसे हमारे इंडिया में है, इंडिया में BSNL और भेल, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सभी गवर्नमेंट के द्वारा ओन एंटरप्राइजेस हैं। तो गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है और इकोनॉमी को डोमिनेट भी करती है। ये स्ट्रक्चर अक्सर सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में लिया जाता है और डायरेक्टिव प्लानिंग अक्सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में की जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया में जो प्लानिंग हुई उसमें लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे और शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे। नाउ लेट्स डिस्कस लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। देखिए इंडिया में जो 5 ईयर प्लान्स थे, जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, उसका सबसे पहला गोल था जीडीपी ग्रोथ। जैसा कि हमने अभी बात करी कि इंडिया में आउटपुट लेवल काफी कम था, इंडिया की जो नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम थी, इसलिए हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव था कि जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए और जीडीपी ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जाए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए जीडीपी ग्रोथ अगर हो रही है, इंडिया की इनकम अगर बढ़ रही है, तो वो इनकम ऐसा ना हो कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ में जाए, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को ही इसका बेनिफिट मिले। इसलिए ये कोशिश रहनी चाहिए कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, जितनी इनकम हो सब में लगभग बराबर ही बटे। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन रहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो एक ऐसी कंडीशन होगी जो कोई भी समाज अपने देश में नहीं चाहेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि एक मजदूर की और एक डॉक्टर की इनकम सेम हो। अगर ऐसा हो तो आप आज ही पढ़ाई करना छोड़ दो क्योंकि अगर सबको बराबर ही मिलना है तो फिर ज्यादा मेहनत करने का क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इनकम में डिफरेंसेस अलाउड है बट एक सर्टेन रेंज में, और सभी की बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। सभी की बेसिक नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब सबकी इनकम में डिफरेंसेस इतने ज्यादा ना हो कि किसी के पास रोज पिज्जा खाने के पैसे और किसी के पास रोटी खाने के पैसे भी ना हो, सभी को 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव था मॉडर्नाइजेशन। देखिए इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन ऑब्जेक्टिव था उसके ड्यूअल पर्पस हैं। एक मॉडर्नाइजेशन तो वो टेक्नोलॉजी में और दूसरा मॉडर्नाइजेशन हो हमारे सोशल आउटलुक में। सोशल आउटलुक में अगर टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन होगा तो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उससे आउटपुट बढ़ेगा और उससे फाइनली हमें जीडीपी ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। और सोशल आउटलुक में मॉडर्नाइजेशन हो उसका मतलब ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। हम जैसे आज के 10-15 साल पहले या थोड़ा और पहले अगर जाएंगे तो वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ा कम था, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो महिलाएं तो पढ़ाई करने जाती ही नहीं थी। आज आप अपने क्लास में देखेंगे कि मेल और फीमेल का रेशियो अभी भी अलग अलग है। यूजुअली मेल्स ज्यादा हैं स्कूल्स में, फीमेल्स कम है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बट धीरे धीरे ये चीज इंप्रूव हो रही है, सोशल आउटलुक इंप्रूव हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स
का स्कूल में एनरोलमेंट रेशियो, कॉलेजेस में एनरोलमेंट रेशियो इक्वल हो रहा है। नेक्स्ट बात आती है सेल्फ सफिशिएंसी की। ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो हमारे प्लानिंग का एक काफी मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा है। देखिए सेल्फ सफिशिएंसी पर्टिकुलरली हमें फूड ग्रेन में चाहिए थी, फूड ग्रेन में। इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी है। देखिए हमारा जो देश है भारत, वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बाकी 3 तरफ से पाकिस्तान, चाइना और दूसरी तरफ भी पाकिस्तान हुआ करता था। मान लीजिए अगर ये भारत का नक्शा है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा सा नक्शा आपको बना सकूं। कुछ इस तरह का हमारा भारत का नक्शा है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है बट लगभग लगभग। अब देखिए यहां से तो पानी ने कवर कर रखा है, इधर पाकिस्तान और इधर भी पहले पाकिस्तान हुआ करता था जो अब बांग्लादेश है, और ऊपर चाइना। अब 1960s में पहले तो चाइना से वॉर हुई 1962 में, फिर पाकिस्तान से वॉर हुई 1965 में। जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी तब इंडिया के ऊपर यूएसए ने प्रेशर बनाया कि ये लड़ाई खत्म की जाए, अगर खत्म नहीं करेंगे तो हम आपकी गेहूं की सप्लाई रोक देंगे, गेहूं और चावल की सप्लाई। अब देखिए कितना बड़ा खतरा है कि भारत जैसे बड़े देश में फूड ग्रेन की सप्लाई कम हो जाए। जो अंग्रेजों के टाइम में, जो ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत सारी फेमाइन्स आई थी, 20 से भी ज्यादा फेमाइन्स आई थी 200 साल के राज में, वैसी स्थिति दोबारा देश में ना आए, हम ऐसा चाहते थे। तो उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान और जय किसान। जय जवान और जय किसान। जय जवान इसलिए क्योंकि लड़ाइयां चल रही है, और जय किसान क्योंकि उस टाइम फूड ग्रेन की बड़ी स्कैर्सिटी थी। तो हम चाहते थे कि जल्द से जल्द इंडिया को फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। तो हम फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करना चाहते थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये ऑब्जेक्टिव तो हमेशा रहा है बट इसके ऊपर कभी बहुत अच्छे से काम हुआ नहीं है। ये इसके क्रिटिकल अप्रेजल में हम लास्ट में देखेंगे। रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये ऑब्जेक्टिव रहा है और हर एक प्लान में हम कुछ कुछ योजनाएं लेकर आए हैं। जैसे जो सबसे इफेक्टिव इसमें प्लान रहा है वो रहा है राइट टू एम्प्लॉयमेंट, जो हमने नरेगा के साथ 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। उसका नाम चेंज होते होते अब एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था रिडक्शन इन पॉवर्टी। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के बाद पॉवर्टी तो रिड्यूस हो जानी चाहिए। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करें तो पॉवर्टी रिड्यूस होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ, इसलिए हमने एक अलग से ऑब्जेक्टिव बनाया कि पॉवर्टी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब पॉवर्टी कोई एक डायमेंशन तो है नहीं, पॉवर्टी तो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल। तो हमने पॉवर्टी को कम करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई, जैसे फ्री एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इस तरह की चीजें जो सीधे गरीबी को टारगेट कर रही है वो प्लान्स हम लेकर आए। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। हमारा ग्रोथ प्रोसेस कैसा होना चाहिए? इंक्लूसिव होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को टारगेट करना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि ग्रोथ जो है सबके साथ हो। वही चीज, सबका साथ और सबका विकास। दूसरी चीज है सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये मानते हैं इस तरह का डेवलपमेंट कि हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को सेक्रीफाइस ना करते हुए हमारी प्रेजेंट जनरेशन की जरूरत भी पूरी की जाए। इसका मतलब रिसोर्सेज तो हमें यूज करने हैं बट इतने नहीं कि वो एग्जॉस्ट हो जाए, और कोशिश की जानी चाहिए कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर हम अपने कंजम्पशन को शिफ्ट करें। जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी चल रहे हैं। इसी तरीके से और भी नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी। रेल ट्रेन तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रेन तो हम कर ही चुके हैं,
इंडिया में जो ट्रेन्स चल रही हैं अब वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में जो रिसोर्सेज काम आते हैं वो रिन्यूएबल भी हैं, हालांकि कोल से भी काफी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, इसलिए सभी चीजों का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। नाउ लेट्स डिस्कस शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। देखिए, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स में जो भी गोल्स हमने डिस्कस किए उन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्लान टू प्लान स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं उसे ही हम शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्लान पीरियड जो कि 1951 से 56 के बीच में था, उस पे हमारा फोकस था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। हमारा फोकस था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। सेकेंड प्लान का ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए। हैवी इंडस्ट्रीज इसे हम बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, जैसे आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, वो सभी इंडस्ट्रीज जो कि इकोनॉमी की बैकबोन की तरह काम करती हैं, उन्हीं के ऊपर बाकी सभी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं, उन्हें हम हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है। तो हमारा सेकेंड पीरियड में ऑब्जेक्टिव था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और मेन फोकस किस पे था? हैवी इंडस्ट्रीज पर। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 के बीच में था, जिसमें हम फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करना चाहते थे। इसके बारे में मैंने अभी भी आपको बताया था। फिर उसके बाद क्योंकि हमारी वॉर चल रही थी, हमारे रिसोर्सेस वॉर में काफी यूज हो गए, तो हमने प्लान हॉलीडेज लिए। 3 एनुअल प्लान्स थे, 1961 से 67, 1967-68 और 1968-69। ये 3 प्लान हॉलीडेज लिए, एनुअल प्लान्स लिए हमने। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ 5 ईयर प्लान था 1969 से 74 के बीच, जिसमें हम प्राइस स्टेबल करना चाहते थे। देखिए, वॉर के बाद या किसी भी क्राइसिस के बाद, जैसे अभी कोविड-19 के टाइम आप सभी ने देखा, किसी भी क्राइसिस के बाद प्राइस राइज हमें देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हमें मार्केट में। तो इसीलिए नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में, वॉर के बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था, फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमारा गोल ये था कि हम प्राइस को स्टेबल करें। प्राइस स्टेबिलिटी वाज आवर फोकस। फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1974 से 78 तक था। ध्यान रखना, ये 79 तक नहीं है, 78 तक है। इट वॉज द ओनली 5 ईयर प्लान जो कि 5 ईयर्स के लिए नहीं, 4 ईयर्स के लिए था। उसका रीजन क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इस पे हमारा फोकस था लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना, और मेन फोकस था कि जो हमारे समाज के वंचित वर्ग हैं, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनको अपलिफ्ट करना। तो देखिए, 4 साल का क्यों रहा? क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आई, जो कि जनता पार्टी से थे। उन्होंने कहा कि ये प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स बनाना, ये सिस्टम सही नहीं है, हमें कुछ और सिस्टम चूज करना चाहिए। तो इन्होंने रोलिंग प्लान बनाया। रोलिंग प्लान एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हम 3 तरह के प्लान्स बनाएंगे। एक होगा 1 ईयर प्लान, जिसको शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान बनाया जाएगा जो 1 साल के लिए होगा। फिर दूसरा प्लान बनाया जाएगा मीडियम टर्म प्लान, जो कि 3 से 5 साल के लिए होगा, और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाएगा जो 10 से 15 साल के लिए होगा। लेकिन ये 1978 से 1980 तक चला, 78 से 1980 तक, इसको आप ठीक कर लेना। 1978 से 80 तक चला। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। तो जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो नेक्स्ट 6th 5 ईयर प्लान बनाया गया, उसका फोकस था पॉवर्टी एलिवेशन। लेकिन देखिए, गरीबी हटाना कोई आसान काम तो है नहीं। तो हमें ये समझ में आया कि गरीबी हटाने के लिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए 7th 5 ईयर प्लान में हमने फोकस रखा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। अब देखिए, 1990s में काफी क्राइसिस हमें देखने को मिली थी। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स काफी कम हो गए थे, और इंडिया में सिविल वॉर जैसी कंडीशन भी थी जम्मू एंड कश्मीर की साइड, मेनली कश्मीर के एरिया में। तो वहां पर हमारे काफी रिसोर्सेज यूज हो गए, और फिर कुछ क्राइसिस हमें देखने को मिली। क्राइसिस के चलते हमें 2 एनुअल प्लान्स बनाने पड़े, और इंडिया ने इसी बीच वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन भी लिया था
7 बिलियन डॉलर्स का। फिर उसके बाद इन 2 एनुअल प्लान्स के बाद नेक्स्ट फिर 8th 5 ईयर प्लान में हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर फोकस किया। अब देखिए पॉवर्टी हटाने की कोशिश करी, पॉवर्टी खत्म नहीं हुई, तो हमने सोचा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए। बट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए एजुकेशन का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे फोकस किया। और नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आया 9th 5 ईयर प्लान, जो कि 1997 से 2002 तक चला। अब जो लास्ट डिकेड में काफी सारी फ्लक्चुएशंस थी और 1999 में हमें कारगिल वॉर भी देखने को मिला, फिर से प्राइस राइज हमें देखने को मिला, इसलिए हमारा फोकस था प्राइस स्टेबिलिटी पर। नेक्स्ट 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 के बीच में था। इसमें हमारा फोकस था इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सारे चीजें आती है, जिसमें कि हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सभी चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि इन सभी चीजों पर काम किया जाए, अब इसलिए हमारा फोकस था इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये देखिए 2007 से 2012 जब आईटी इंडस्ट्री काफी बूम पर थी, उस टाइम पीरियड में एक इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। क्या देखने को मिला इंडिया में? जॉबलेस ग्रोथ। ऐसा क्यों कहा गया है इंडिया की ग्रोथ को? इंडिया की ग्रोथ को कहा गया है जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि हमारी कंट्री में ग्रोथ तो थी लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना नहीं हो रहा था। आईटी इंडस्ट्री में क्या होता था कि एक सिंगल पर्सन काफी अच्छी अर्निंग कर रहा था। अब क्योंकि अर्निंग ज्यादा थी, नेशनल इनकम तो इंक्रीज हुई, लेकिन वो एक जना ही उतना काम कर रहा है कि वो इतनी इनकम जनरेट कर रहा है। अगर इसी इनकम को फार्मर्स की इनकम से कंपेयर किया जाए तो उसकी इनकम काफी ज्यादा थी, मतलब 10 किसान मिल के बराबर वो अकेला एक अच्छा इंजीनियर अर्न कर रहा था। तो जॉबलेस ग्रोथ हमें देखने को मिली कि ग्रोथ तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, कुछ कम लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ये हमें देखने को मिला। तो 11th 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस था जॉब क्रिएशन के ऊपर, कि जॉब को भी क्रिएट किया जाए। ये ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, जॉब्स भी इंक्रीज होनी चाहिए और ग्रोथ भी इंक्रीज होनी चाहिए। लास्ट 5 ईयर प्लान जो कि 12th 5 ईयर प्लान था, वो 2012 से 2017 के बीच में था और इसका गोल था मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में मैंने अभी बताया था, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सभी लोगों को, समाज के हर वर्ग को इंक्लूड किया जाए और डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को सेक्रीफाइस ना करते हुए प्रेजेंट जनरेशंस की नीड को सेटिस्फाई किया जाना चाहिए। अब बात ये आती है कि 12th 5 ईयर प्लान लास्ट 5 ईयर प्लान क्यों था? इसलिए था क्योंकि उसके बाद मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने नीति आयोग को सेटअप किया। यहाँ पे नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने वाली इंस्टीट्यूट। तो चलिए ये लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और इकोनॉमिक प्लानिंग का सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है, आप उसको वेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, आपके एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन रहेगी तो हम जल्दी आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके कुछ दोस्त होंगे जो कॉलेज नहीं आ पा रहे होंगे किसी रीजन से, या किसी की कोई क्लास छूट जाए तो आप उसके साथ हमारा लेक्चर शेयर कर सकते हैं। इस लेक्चर के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक में मिलेंगे, तो आप जाइए, चेकआउट आवर टेलीग्राम चैनल और नोट्स को डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच। मुश्किल